जय हिंद डियर स्टूडेंट। मशीन चैप्टर में क्लास 10th की फिजिक्स में आज जो हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं उसका नाम है टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू द मशीन। फर्स्ट जो टेक्निकल टर्म है उसका नाम है लोड। क्या होता है लोड, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो लोड क्या है? लोड एक रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स है टू बी द ओवरकम बाई अ मशीन इज कॉल्ड लोड। तो लोड आप समझ गए होंगे, जैसे आप क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कितने किलोग्राम का है? मान लो 10 किलोग्राम का है, तो ये फोर्स कितना लगाएगा? 10 किलोग्राम फोर्स लगाएगा। तो इसको उठाने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 10 किलोग्राम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जितना किलोग्राम का है यानी कि वेट फोर्स इसका जो है वो क्या है? लोड है। वो क्या है? लोड है। और इस लोड को उठाने के लिए आपको फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है? 10 किलोग्राम फोर्स, यानी ये इफर्ट हो गया। तो लोड को जो लोड है ना, उसको या कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टिव फोर्स है वही लोड होता है। आप ऐसे याद रखो, रेजिस्टिव फोर्स या रेजिस्टिव नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लोड, ऐसा कह सकते हैं। इसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस लोड को उठाने के लिए, इस लोड को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा है उसे हम इफर्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इफर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रहे इफर्ट किसे बोलते हैं? फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड इफर्ट। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है या लोड जो क्या बोलते हैं इफर्ट है, वो इफर्ट क्या होता है कि जो फोर्स आप लगाते हैं किसी लोड को ओवरकम करने के लिए, लोड को उठाने के लिए, उसको इफर्ट बोला जाता है। इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो इसमें है वो मैकेनिकल एडवांटेज है। क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज? तो मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ द लोड टू इफर्ट। लोड और इफर्ट का जो रेशियो होता है इसी को मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली बताना क्या चाहता है? मैकेनिकल एडवांटेज ये बताना चाहता है कि किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है, किसी ऑब्जेक्ट को कहीं ले जाना है, तो उस लोड के रिस्पेक्ट में कितना टाइम से इफ़र्ट लगाना चाहिए आपको, या लोड इतने लोड के लिए कितना इफ़र्ट लगाना चाहिए आपको। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या बताता है? किसी लोड के लिए कितना इफ़र्ट का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, यही बताता है आपका। और याद रखना कि लोड एक तरीके का फोर्स है, इफर्ट भी एक तरीके का फोर्स है। तो लोड और इफर्ट जब दोनों एक तरीके के फोर्स हैं तो दोनों की यूनिट अगर हम लिखेंगे तो न्यूटन ही होगा, दोनों की यूनिट न्यूटन ही होगा। और अब आप जब दोनों की यूनिट न्यूटन ही होगा तो न्यूटन बाई न्यूटन करेंगे तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो कोई यूनिट आएगा ही नहीं। जब कोई यूनिट नहीं आएगा तो आपको एक चीज़ यहाँ से ये मिल जाएगा कि ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती है, यूनिट लेस है। ये क्या है? यूनिट लेस है, कोई यूनिट नहीं है। और जब कोई यूनिट नहीं है तो ये वाला कॉलम आपको मिलेगा, ये कॉलम मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन इफर्ट होता है ना, जब इफर्ट कम हो जाए और लोड हमारा ज़्यादा हो जाए। अब देख लो कि इफर्ट हमारा कम हो गया और लोड हमारा ज़्यादा हो गया। इफर्ट हमारा कम, लोड हमारा ज़्यादा। अब अगर इफर्ट कम और लोड ज़्यादा हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा आ जाएगा। और जब मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा आ जाएगा तो ऐसे मशीन को हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। ऐसे मशीन को क्या बोलते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। और जब हमारा इफर्ट ज़्यादा हो जाए और लोड हमारा कम हो जाए, यहाँ पर देख लो इस केस में कि इफर्ट हमारा ज़्यादा है और लोड हमारा कम है। अब मैकेनिकल एडवांटेज एक से क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। एक से कम आ जाएगा तो हमारी जो मशीन है वो मशीन क्या हो जाएगी? गेन इन स्पीड हो जाएगी। मशीन क्या हो जाएगी? गेन इन स्पीड हो जाएगी। और सोचो ऐसा भी तो केस हो सकता है कि लोड इफर्ट के जस्ट बराबर हो जाए, और लोड इफर्ट के जस्ट बराबर हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर आ गया। और मैकेनिकल एडवांटेज जब 1 के बराबर आ गया तो ऐसे मशीन को हम क्या बोलेंगे? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट ऑफ देयर इज नो गेन इन फोर्स और द स्पीड। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ जाए तो हम बोलेंगे ऐसा मशीन ना तो फोर्स मल्टीप्लायर है ना गेन इन स्पीड है, ये केवल चेंज इन डायरेक्शन है। ये क्या है? केवल चेंज इन डायरेक्शन है। याद रखना ऐसे मशीन को। नोट पॉइंट में एक चीज़ और आप याद रखना
क्या याद रखना है आपको कि मशीन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मशीन को फोर्स मल्टीप्लायर और गेन इन स्पीड मल्टीप्लायर दोनों साथ साथ नहीं यूज कर सकते हैं, दोनों साथ साथ नहीं यूज कर सकते हैं। एक टाइम पर अगर कोई मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है तो फोर्स मल्टीप्लायर ही रहेगा, एक टाइम पर कोई मशीन अगर वेलोसिटी मल्टीप्लायर है तो वेलोसिटी मल्टीप्लायर ही रहेगा। लेकिन आप सोचो किसी मशीन को एक साथ हम फोर्स मल्टीप्लायर के तरीके भी यूज़ कर लें और एक साथ वेलोसिटी मल्टीप्लायर के तरीके यूज़ कर लें तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो पाएगा कि फोर्स मल्टीप्लायर और वेलोसिटी मल्टीप्लायर दोनों आप साथ साथ यूज कर लें। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, आपने जो पढ़ा उसका नाम क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज। अब वेलोसिटी रेशियो भी जान लो क्या होता है। तो द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द लोड इज कॉल्ड द वेलोसिटी रेशियो। बेसिकली क्या आपने देखा कि वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, आपने बेसिकली ये देखा कि वेलोसिटी रेशियो है क्या, वो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का है और वेलोसिटी ऑफ लोड का है। यही को हम वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। मतलब वेलोसिटी रेशियो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लोड किस वेलोसिटी से चल रहा है और एफर्ट किस वेलोसिटी से चल रहा है, उसका रेशियो निकाल लो। यानी कि एफर्ट जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो रखो और लोड जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसको रखो और दोनों का आप क्या करो, रेशियो निकाल दो तो आपको वेलोसिटी रेशियो मिल जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला हो जाएगा कि वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, ये मिल जाएगा यहाँ से। तो अब आप ये देख रहे हो कि ये भी वेलोसिटी आप देख रहे हो कि ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट है और वेलोसिटी ऑफ लोड है। दो सिमिलर काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैं, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड है, कैंसिल हो जाएंगे, इट हैज़ नो यूनिट, इसके पास भी कोई यूनिट नहीं होगा। अब फिर से जब कोई यूनिट नहीं होगा तो इट इज़ अ प्योर नंबर, केवल ये प्योर नंबर है ये, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला बनेगा, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम। तो आप देखेंगे दोनों सेम टाइम के लिए हैं तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा और केवल क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन लोड, यही मिलेगा केवल और केवल, ठीक है, यही मिलेगा। तो फार्मूला क्या आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू DE अपॉन DL। यानी D का मतलब हो गया ये कि एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट और DL का मतलब हो गया लोड का डिस्प्लेसमेंट, ये हमने लिख भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन लोड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एफर्ट आ गया, ठीक है। ऐसे भी तो जैसे मैकेनिकल एडवांटेज में तीनों केस हुए तो उसी तरीके से वेलोसिटी रेशियो में भी 3 केस हो सकते हैं कि हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन लोड ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज़्यादा हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कम हो। इस केस में अगर लोड ज़्यादा चल रहा है, एफर्ट कम चल रहा है तो वेलोसिटी रेशियो 1 से कम आ जाएगी और वेलोसिटी रेशियो जब 1 से कम आएगी तो गेन इन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लोड ज़्यादा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और एफर्ट हमारा कम मूव कर रहा है, यानी कि लोड का रेट फास्टर है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि लोड हमारा क्या है, वो कम चल रहा है, एफर्ट ज़्यादा चल रहा है, यानी वेलोसिटी रेशियो 1 से ज़्यादा हो गई। ऐसे केस में हमारा मशीन फोर्स मल्टीप्लायर हो जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एफर्ट और लोड दोनों सेम हो सकते हैं और एफर्ट और लोड दोनों सेम हो गए तो वेलोसिटी रेशियो 1 हो गया। ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ऐसे केस में डायरेक्शन ऑफ एफर्ट चेंज हो जाता है। फिफ्थ जो केस आ रहा है वो क्या है, वर्क इनपुट। क्या है, वर्क इनपुट। वर्क इनपुट जो होता है वो एफर्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, वर्क इनपुट एफर्ट के थ्रू होता है। वर्क आउटपुट भी यही बता दूं, वर्क आउटपुट जो होता है वो लोड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, लोड के थ्रू होता है। वर्क इनपुट किसके थ्रू होता है, वर्क डन ऑन द मशीन बाई द एफर्ट इज कॉल्ड वर्क इनपुट। वर्क इनपुट वो वर्क है जो एफर्ट के थ्रू काम किया जाता है। और फिर इसका फार्मूला का क्या बनेगा कि वर्क इनपुट इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई द एफर्ट। तो वर्क डन बाई द एफर्ट क्या हो जाएगा, एफर्ट फोर्स और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटू क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म हो जाएगा DE, ठीक है। इसी तरीके से वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा,
वर्क आउटपुट भी देख लेते हैं। तो वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड इज कॉल्ड द वर्क आउटपुट, यानी कि जो काम वर्क आउटपुट वो काम है जो लोड के थ्रू किया जाता है, यानी कि वर्क आउटपुट इज इक्वल टू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड को DL से रिप्रेजेंट करते हैं और लोड को L से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क आउटपुट को WOUT से लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बनता है इफ़िशियंसी। क्या बनता है? इफ़िशियंसी। अब इफ़िशियंसी देखो अब क्या होता है, इफ़िशियंसी द रेशियो ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, ये होता है। लेकिन आप इस इफ़िशियंसी को यहाँ पर वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट के टर्म में जब लिखेंगे तो आपको मिलेगा इट इज़ द रेशियो ऑफ द वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट के रेशियो को हम इफ़िशियंसी बोलते हैं। लेकिन इफ़िशियंसी से को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इफ़िशियंसी परसेंटेज में आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ 100 लिख दिया है। Efficiency also is the ratio of the two similar kind of physical unit, वर्क और वर्क देखो दोनों वर्क और वर्क है, तो वर्क की यूनिट जूल, वर्क की यूनिट जूल, और ये जूल से जूल कैंसिल होकर फिर से एफिशिएंसी की जो यूनिट मिलेगी कोई यूनिट नहीं होगी, तो फिर यहाँ पर इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, आगे क्या मिलेगा आपको? नोट, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द वेट ऑफ द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज बट वेलोसिटी रेशियो डज नॉट चेंज एंड सो इट इज़ द इफिशियंसी डिक्रीज। कह रहा है कि जब हम देखते हैं कि ये तो सब ऊपर का सारा कॉन्सेप्ट आइडियल मशीन में है ना, रियल मशीन में हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शन और वेट ऑफ द मशीन कभी नेगलेक्ट हो नहीं सकते हैं, और जब इस केस में नेगलेक्ट नहीं हो सकते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है एग्जैक्टली जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन वेलोसिटी रेशियो डिक्रीज नहीं होती है, वो वही का वही रहता है, वो अनचेंज्ड रहता है, वो अनचेंज्ड रहता है। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज हो जाता है, जिसकी एवरेज में इफ़िशियंसी डिक्रीज हो जाती है, लेस देन 1 आ जाती है। तो कह रहा है कि ये सारे के सारे केस हमारी प्रैक्टिकल मशीन में होते हैं या रियल मशीन में होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल करेंगे, या हम कह सकते हैं कि इस पर हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।